वेरिएशन इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ डेप्थ ऑफ एच। जब हम एच की डेप्थ में जा रहे हैं, गहराई में जा रहे हैं, तब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी करती है। इसके लिए हमें ग्रेविटेशनल फील्ड फंक्शन का सहारा लेना होगा। मेरे उस आर्टिकल को एक बार ध्यान से देख लें कि एक सॉलिड स्फीयर में अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है। यह अर्थ जो कि एक सॉलिड स्फीयर हो गया, अर्थ की हम यूनिफॉर्म डेंसिटी एज्यूम करेंगे। इस एक्सप्रेशन को लिखने के लिए अब अर्थ की डेंसिटी यूनिफॉर्म एज्यूम करेंगे और करना ही होगा, हमारे पास कोई और चारा नहीं। यह अर्थ है जिसका मास m है और रेडियस r है, और हमें इस पॉइंट पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिटरमाइन करना है। और यह जो पॉइंट है h डेप्थ पर, और सरफेस से ये h की गहराई है। एक बात पक्का है, यदि यह h की गहराई में है तो सेंटर से इस पॉइंट की दूरी r होगी, where this r is capital R minus h। अब इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए हमने एक्सप्रेशन लिख रखा। ग्रेविटेशनल फील्ड एट दिस पॉइंट इज जी एम बाय आर क्यूब इंटू आर फॉर पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। इफ P inside the sphere, यह हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए एक्सप्रेशन ऑब्टेन करा हुआ है। कैसे ऑब्टेन करा हुआ, छोटे से मैं रिकॉल करवा देता हूं। हम सिर्फ स्फीयर का वही मास लेते हैं जो इस स्फीयर के अंदर की तरफ, और हम कहते हैं इस पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा वो इस इनर मास की वजह से लगेगा, आउटर मास पर की वजह से इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। और हम कहते हैं इस पर फोर्स जी एम डैश बाय आर स्क्वायर, और फिर एम डैश की जगह पर हम क्या लिख देते हैं, टोटल मास एम अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। हमने इस तरह से फोर्स निकाला और उसको मास से डिवाइड करके फील्ड के लिए एक्सप्रेशन लिख दिया। यह फील्ड का एक्सप्रेशन हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम कहते हैं इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसका एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन जी माइनस एच लिख देता हूं। इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी और एक्सीलरेशन जी माइनस एच। माइनस एच मतलब अर्थ सरफेस से एच की डेप्थ पर। अब ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इज फोर्स ऑन यूनिट मास इनटू मास एम इक्वल टू एम जी माइनस एच। तो एम एम कटना है और जी एम आर क्यूब आर इंटू एम इज इक्वल टू एम जी माइनस एच, और इस तरह से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
at minus h is gm by r cube into r। हमें h के टर्म्स में लिखना है तो इधर से लिख दो gm by r cube into r minus h। Acceleration due to gravity s minus h height is gm by r square into 1 minus h by r। Or acceleration due to gravity at minus h height is g into 1 minus h by r। This is the variation in acceleration due to gravity at depth of h। अब हम इसी चीज को जरा ग्राफिकली बनाकर देख लेते हैं। हम एक ग्राफ बनाएंगे। इधर हम r और इधर हम g। r स्मॉल r मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। स्मॉल r इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। हम इस r को 0 से कैपिटल R तक ले जाएंगे, फिर उसके और ऊपर ले जाएंगे। हम इसे रेडियस ऑफ अर्थ बोल देते हैं। और एट द सरफेस ऑफ अर्थ पॉइंट P की दूरी यदि r है तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। दिस ड्रॉ करने के लिए मैं जरा इसे GR लिखता हूं, और चलो इधर तो R ही ठीक है। एट द सरफेस दिस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सिंपली G। सेंटर पर देखें, अर्थ के सेंटर पर H इक्वल टू R हो जाएगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0। at the center, and this acceleration due to gravity is increasing linearly within the earth। अर्थ के अंदर ये लीनियरली इंक्रीज हो रही है। सरफेस से नीचे जा रहा है तो लीनियरली डिक्रीज हो रही है। तो इधर से इधर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना दी गई। This is a straight line with which acceleration due to gravity is at the center of Earth. G is 0 means we have got weightlessness at center. That is weightlessness at the center of Earth। अर्थ के सेंटर पर वेटलेसनेस होगा। एंड विद इन द अर्थ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज लीनियरली। सरफेस से नीचे जाएंगे तो लीनियरली डिक्रीज होगी, सेंटर से दूर जाएंगे तो लीनियरली इंक्रीज होगी। अब सरफेस पर मैक्सिमम, अब सरफेस से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा जरा देखिए। स्मॉल हाइट में लीनियरली डिक्रीज होना है, लीनियर डिक्रीमेंट, और लार्ज हाइट में उसको हाइपरबोलिकली डिक्रीज होना है। मींस इन दिस मैनर
स्मॉल हाइट में लीनियर डिक्रीमेंट है, इधर जो है लीनियर डिक्रीमेंट, दिस इज लीनियर डिक्रीज। ये छोटी सी हाइट में जब हम देखें तो लीनियर डिक्रीज दिखेगा, स्ट्रेट लाइन। ओवर लार्ज हाइट इट्स डिक्रीसेस, इट्स डिक्रीसिंग हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिकली डिक्रीज हो रहा है, ये ऊपर के हाइट में हाइपरबोलिक। मैं इधर लिख देता हूं, दिस इज लीनियर एंड दिस इज hyperbolic, this is also linear। There is variation in acceleration due to gravity with depth and with height. We conclude that acceleration due to gravity is maximum on Earth's surface। गहराई में जाने पर भी कम होती है, ऊंचाई पर जाने में भी कम होती है, सेंटर पर पहुंचते पहुंचते जीरो हो जाती है। अब the interesting fact is due to rotation of Earth, it does not varies only with height or depth, but it also varies with position on Earth surface। अर्थ सरफेस पर अलग अलग लैटिट्यूड्स पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लैटिट्यूड के हिसाब से वेरी करता है। हम उस वेरिएशन को भी समझते हैं, मैं इसे साफ कर दूंगा। नाउ वेरिएशन इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद लैटिट्यूड, मैं वहां समझा। इसे समझाने से पहले तो ये जो मैंने शब्द इस्तेमाल करा, व्हाट डू यू मीन बाय लैटिट्यूड, व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्गिट्यूड? In fact, latitudes and longitudes for the first time they were conceptualized by Ptolemy। टोलेमी ने ही यह बात बताई थी कि अर्थ स्फेरिकल है। टोलेमी ने ही पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके अर्थ के स्फेरिकल शेप को रिकॉग्नाइज करके अर्थ के रेडियस का डिटर्मिनेशन करके बता दिया था। और फिर जब उसने कह दिया कि अर्थ स्फेरिकल है, तो टोलेमी ने ही लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का कंसेप्चुलाइजेशन सबसे पहले करके दिया था। और टोलेमी ने ही सबसे पहला जो एक ज्योग्राफिकल मैप होता है ना, जिसमें उसने अलग अलग कंट्रीज की लोकेशन, समुद्रों की लोकेशन को उसने रफली बनाने की कोशिश करी थी। टोलेमी का जो मैप था उसमें अमेरिका तो होता ही नहीं था, उसमें यूरोप होता था, अफ्रीका होता था, एशिया होता था, और सिर्फ यही 3 कॉन्टिनेंट होते थे उसके मैप में। अब they are imaginary lines drawn on the earth's surface in order to locate any body। जो लैटिट्यूड्स है और जो लॉन्गिट्यूड्स है, इनफैक्ट दे आर इमेजिनरी लाइन drawn on the earth's surface to locate any object। किसी भी पोजीशन को, किसी भी ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली बताने के लिए हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का कंसेप्चुलाइजेशन करते हैं। If this is our earth, it is spherical, this is North Pole and this is South Pole and this is equator, collision। So longitudes run from North Pole to South Pole। Like this। इस तरह से दिस आर लॉन्गिट्यूड्स। ये जो भी मैंने ड्रॉ करें लॉन्गिट्यूड। और लैटिट्यूड्स के यह नॉर्थ पोल, यह साउथ पोल, यह इक्वेटर। Latitudes run like this। These are the latitudes। अब
लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जब मैंने बताया तो क्यों ना तेजी से इनके डिफरेंसेस भी बता दो। लॉन्गिट्यूड्स आर सर्कुलर and all the longitudes have got equal radii and equal length। जितने भी लॉन्गिट्यूड है सारे सर्कुलर है, इन सबका रेडियई इक्वल है और लेंथ भी ऑलमोस्ट इक्वल है। while latitudes are circle with unequal radii and unequal circumference, unequal length। The largest latitude is equator, longest latitude is equator, and the smallest latitude we will have at pole। Latitudes are always parallel to each other, they never intersect each other, while longitudes are non-parallel, all the longitudes would intersect at north pole and south pole। जितने भी longitudes हैं वह नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर इंटरसेक्ट जरूर करेंगे। longitude goes from 0 degree east to 180 degree east। इधर 0 डिग्री ईस्ट है 180 डिग्री ईस्ट, और जहां 180 डिग्री ईस्ट है वहां 0 डिग्री वेस्ट भी है, और 0 डिग्री वेस्ट से 180 डिग्री वेस्ट। इस तरह से लॉन्गिट्यूड्स का ग्रेजुएशन है। इस तरफ 0 डिग्री ईस्ट कहा, 10 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह से हम आगे आते जाएंगे और इधर तक आते आते 180 डिग्री ईस्ट, और जहां 180 डिग्री ईस्ट है वहां 0 डिग्री वेस्ट है, फिर 0 डिग्री वेस्ट से पीछे से घूमते हुए फिर 180 डिग्री वेस्ट तक पहुंच जाएंगे। इस तरीके से हमने लॉन्गिट्यूड्स में ग्रेजुएशन करा हुआ है। जबकि लैटिट्यूड्स में क्या है, 0 डिग्री नॉर्थ, जो 0 डिग्री नॉर्थ है वही 0 डिग्री साउथ भी है। इक्वेटर इज आइदर वी में से 0 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री साउथ, while north pole is 90 degree north and south pole is 90 degree south। यदि मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट का लैटिट्यूड मैं कैसे बताऊंगा, सेंटर से इस पॉइंट को जोड़ देता हूं, सेंटर से इस पॉइंट को जोड़ देता हूं अर्थ के सेंटर से, और यह इक्वेटोरियल प्लेन है, यह इक्वेटोरियल प्लेन है। इस इक्वेटोरियल प्लेन के साथ यदि यह एंगल थीटा है तो इस पॉइंट को हम कहेंगे थीटा डिग्री नॉर्थ। यह पॉइंट इन दैट केस हो जाएगा थीटा डिग्री नॉर्थ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए नॉर्थ में इक्वेटोरियल प्लेन के साथ थीटा एंगल। और यदि आप इस पॉइंट की बात करें, यह पॉइंट क्यू, तो इस पॉइंट क्यू को हम सेंटर से जोड़ देंगे। अब मान लीजिए इक्वेटोरियल प्लेन के साथ इसका कोई एंगल फाई है, तो इसको हम कहेंगे फाई डिग्री साउथ। इस तरह से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का ग्रेजुएशन हमने कर दिया। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में जानने के बाद अब हम समझते हैं हाउ डू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज विद लैटिट्यूड। खास बात, लॉन्गिट्यूड के साथ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई संबंध नहीं लिखा जा सकता, लैटिट्यूड के साथ लिखा जा सकता है, क्योंकि किसी भी एक फिक्स लैटिट्यूड पर यदि हम थीटा की बात करें, थीटा डिग्री नॉर्थ, तो इस पूरे थीटा डिग्री नॉर्थ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सेम होगी और फिक्स होगी, और अलग अलग लैटिट्यूड पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अलग अलग होगी। क्यों होती है यह अलग अलग, मैं समझाता हूं। क्योंकि अर्थ
रोटेट कर रही है। अर्थ इस एक्सिस के अबाउट, दोनों पोल को जोड़ दीजिए, दोनों पोल को जोड़कर यह जो एक्सिस बन रही है इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, और अर्थ के रोटेशन की एंगुलर वेलोसिटी है 2 पाई बाय टाइम पीरियड। दिस एंगुलर वेलोसिटी इज 2 पाई बाय 24 into 3600 रेडियन पर सेकेंड। अर्थ इस एंगुलर वेलोसिटी से अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, और इस रोटेशन की वजह से अलग अलग लैटिट्यूड पर अलग अलग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैसे अलग अलग है अब वही समझते हैं। वेरिएशन जी विथ लैटिट्यूड, वेरिएशन इन जी विथ लैटिट्यूड्स। देखिए इस बात को समझने के लिए लॉन्गिट्यूड वाले फिगर को लिए साफ कर देता हूं। मैं सबसे पहले एट पोल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल के रख लेता हूं, क्योंकि पोल के रेस्पेक्ट में ही एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी जगह पर बताई जाएगी। पोल पर मैक्सिमम होती है, क्यों होती है समझे? दिस इज अर्थ, दिस इज नॉर्थ पोल, the south pole, earth rotating about this, at poles, पोल पर हम सरफेस पर कोई सा भी पार्टिकल लेंगे, इस पर दो ही फोर्स लगना है, ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन। इसके अलावा कोई और फोर्स पोल पर नहीं हो सकता। ग्रेविटेशनल फोर्स इज Gmm by R square, और नॉर्मल रिएक्शन को मैं लिख देता हूं mg90। G90 is acceleration due to gravity at 90 degree latitude. This normal reaction must be equal to gravitational force। या तो मैं उसको एक्सीलरेटेड देख लूं, या फिर मैं उसको कहीं पर रखा हुआ और उसको नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg90। mg90 is equal to Gmm by R square, m से m कट गया, G90 is Gm by R square, and this is maximum value. This is maximum value at poles। पोल्स पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अब हम देखते हैं किसी भी थीटा डिग्री लैटिट्यूड पर, यह पार्टिकल है इस जगह, और यह थीटा डिग्री पर है, थीटा डिग्री लैटिट्यूड पर। यह पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। अर्थ जब इस डायरेक्शन में घूम रही है तो यह अर्थ के साथ साथ इस तरह से
सर्कुलर मोशन कर रहा है। और इस सर्कुलर मोशन का रेडियस आर है, स्मॉल आर। इस सर्कुलर मोशन का रेडियस है स्मॉल आर। इस स्मॉल आर रेडियस को हम लिख सकते हैं स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। दिस इज कैपिटल आर एंड दिस इज स्मॉल आर। स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, दिस वुड बी थीटा, would be equal to cos theta, or small r is capital R cos theta। यह रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ हो गया। अब हम एक बात देखें कि यह पार्टिकल जब मूवमेंट करेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरफ, नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r इस तरह। इस तरह से वहां तीन फोर्सेस लगेंगी। ग्रेविटेशनल फोर्स तो अर्थ के सेंटर की तरफ, अर्थ उसको खींच रही है। नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस पर बिल्कुल नॉर्मल ऐसे, और यह सर्कुलर ऑर्बिट ऐसा है जिसमें स्मॉल आर रेडियस से घूम रहा है। तो इस पार्टिकल पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड, जो कि होगा m ओमेगा स्क्वायर रेडियली आउटवर्ड। इस तरह से मैं इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को दो में रिजॉल्व कर देता हूं। यह थीटा डिग्री है, तो नॉर्मल के अलोंग एक कंपोनेंट जो हो जाएगा वह हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा, और इधर जो कंपोनेंट हो जाएगा वह हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा। मैं सबसे पहले तो इस कंपोनेंट की बात करूंगा m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा। इस कंपोनेंट का क्या यह कंपोनेंट बैलेंस्ड है? इन फैक्ट इस कंपोनेंट को कोई बैलेंस नहीं कर रहा है, और इस कंपोनेंट की वजह से अर्थ सरफेस पर कोई सी भी फ्री बॉडी वह इक्वेटर की तरफ ड्रैग होती है। इस कंपोनेंट की वजह से यदि आप मैप देखेंगे तो आप देखेंगे कि अधिकतर नदियां, उन नदियों का जो बहाव है दैट इज टुवर्ड द इक्वेटर। अधिकतर नदियों का बहाव इक्वेटर की तरफ, इस कंपोनेंट की वजह से। कुछ एक्सेप्शंस को हम छोड़ दें तो जितनी भी नदियां बहती रहती है, बिसाइड इट समुद्र के ऊपर बहने वाली हवाएं, अधिकतर हवाएं का जो बहाव है वो इस कंपोनेंट की वजह से इक्वेटर की तरफ, इधर से भी हवाएं इक्वेटर की तरफ बहती है, इधर से भी हवाएं इक्वेटर की तरफ बहती है। इस वजह से इक्वेटर पर, इक्वेटोरियल प्लेन पर एयर का प्रेशर डेली काफी अधिक हो जाने से डेली दोपहर को वहां भरपूर बारिश होती है। पूरे इक्वेटर पर यदि हम देखें तो ऐसा कोई इलाका है ही नहीं जहां पर मानव जाति रहती हो। अधिकतर इक्वेटोरियल एरिया दलदल है, क्योंकि वहां काफी अधिक बारिश जल्दी होती है। बारिश इसलिए होती है कि इधर से भी हवाएं आ रही है, इधर से भी हवाएं आ रही है, और हर तरफ से ह्यूमिड हवाएं आकर वहां पर बन जा रही है। सैचुरेशन एकदम से होता है और डेली बारिश हो जाती है। और डेली बारिश होने से वहां पूरी तरह से दलदली इलाका है, वहां पर रहना संभव है ही नहीं। यदि हम कांगो की बात करें तो पूरा का पूरा कांगो अधिकतर 98%, 99% वो जो कांगो
कंट्री आपको दिख रहा है, दैट इज उधर मार्शी लैंड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के इस तरह से इक्वेटोरियल फॉरेस्ट होते हैं। इसी कंपोनेंट की वजह से समुद्रों में जो पानी का बहाव है सरफेस पर, वो भी इक्वेटर की तरफ, और इसी वजह से मोस्ट ऑफ द कमर्शियल सी रूट्स आर डिजाइन्ड सच दैट द वेसल should constantly get drifted toward equator। जो समुद्र में बड़े बड़े जहाज चलते हैं और जो कमर्शियल सी रूट्स जो बना रखे, तो कमर्शियल सी रूट्स कुछ इस तरह से बना रखे कि जहाज कॉन्स्टेंटली इक्वेटर की तरफ ड्रिफ्ट होता चले। उससे फायदा यह होता है कि उस जहाज को चलाने के लिए इंजन को ज्यादा पावर डिलीवर नहीं करना पड़ता है। उस जहाज को चलाने के लिए, उस सी रूट पर जहाज को चलाने के लिए समुद्र के ऊपर बहती हुई हवाएं और समुद्र के अंदर बहता हुआ जो पानी है जो सरफेस पर, वो उस जहाज को चलाता रहता है। इंजन को तो वो स्पीड बढ़ाए रखने के लिए और बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर उस जहाज की दिशा को टर्न करने के लिए। इस कंपोनेंट का काफी अधिक भरपूर इस्तेमाल लिया जाता है। अब हम हमारे पॉइंट पर आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि इधर से आएगा। हम कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन प्लस m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन प्लस m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा इक्वल टू ग्रेविटेशनल, ये होना चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन की जगह मैं लिख देता हूं m g थीटा, m g थीटा। g थीटा इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट थीटा डिग्री लैटिट्यूड। m ओमेगा स्क्वायर, r की जगह मैं लिख देता हूं कैपिटल R cos थीटा इंटू cos थीटा, और ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह जी एम एम बाय आर स्क्वायर। थ्रू आउट एम काट दिया जाए, और अब हमें दिखने लगता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट थीटा डिग्री लैटिट्यूड जी एम बाय आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर cos स्क्वायर, और this g theta is g90 minus omega square r cos square। एट पोल मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है, एट इक्वेटर g इज मिनिमम। एट इक्वेटर g 0 is minimum, and at equator that g0 is equal to g90 minus omega square r। Theta is 0, cos theta is 1 at equator. Now you can imagine यदि ओलंपिक्स सिडनी में होते हैं और यदि ओलंपिक्स मुंबई में होते, तो एक हाई जंपर का बेहतर रिकॉर्ड बनने की संभावनाएं कहां पर? वेयर अ हाई जंपर हैव गॉट मोर
probability to set a record at Sydney or at Mumbai. We used to say Sydney southern हेमिस्फीयर में और सिडनी का लैटिट्यूड ज्यादा, इट्स मोर टुवर्ड पोल. Since Sydney is more toward the pole, hence at Sydney acceleration due to gravity, its value would be higher, while Mumbai जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है and roughly at 21 degree north latitude. Mumbai is more closer toward equator. It's away from pole से ज्यादा दूरी पर. When you compare Mumbai and Sydney, मुंबई में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम आई, सिडनी में हल्की सी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा आई. ऑल्दो दिस वेरिएशन इज नॉट लार्ज इनफ, द स्लाइट वेरिएशन वुड बी देयर. सिडनी में चूंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है, इसलिए हाई जंपर का रिकॉर्ड वहां पर पुअर रहेगा, परफॉर्मेंस वहां पर स्लाइटली पुअर रहेगा, और बेहतर रिकॉर्ड बनने की संभावनाएं होंगी मुंबई में, क्योंकि वहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है, तो ज्यादा ऊंचाई तक उछल सके और रिकॉर्ड सेट. बड़े ध्यान से इस वेरिएशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ध्यान से देख लीजिए. अब हम आगे बढ़ते हैं.